नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम को लेकर के। इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन्हें आप तक पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, कल का जो डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम है वो नहीं आ पाया, स्वास्थ्य सही नहीं था और आज भी थोड़ा सही नहीं है, बट काम चलाऊ है। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी इसे शेयर कर दें। चलिए, पहला प्रश्न ये रहा आपके लिए। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, यह निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। बताना क्या है, उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है। तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो यह दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो अभी ये चर्चा में क्यों है, क्यों ये प्रश्न उठा है? तो अभी यहाँ पर जो 6 प्रमुख स्वदेशी जनजातियाँ हैं उनकी जनगणना होगी, इसीलिए चर्चा में है। तो हालिया खबरों के अनुसार भारत की 16वीं जनगणना जो 2026 से 27 के मध्य होगी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 6 प्रमुख स्वदेशी जनजातियों जैसे ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनली, शोम्पेन और निकोबारी की विशेष रूप से गणना की जाएगी। बता दें कि निकोबारी जनजाति को छोड़कर बाकी सभी जनजातियां विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति यानी समूह यानी पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत हैं। यह 1931 के बाद पहली बार होगा जब जाति आधारित जनगणना के माध्यम से इन समुदायों की सटीक पहचान संभव हो सकेगी, जिससे नीति निर्माण में सहायता मिलेगी। 6 प्रमुख स्वदेशी जनजातियों के बारे में बात करें तो कौन कौन सी हैं? ग्रेट अंडमानी जनजाति, यह कभी अंडमान द्वीप समूह की सबसे बड़ी जनजाति हुआ करती थी। इसकी संख्या अब घटकर 43 हो गई है जनगणना 2001 के अनुसार, और ये अब स्ट्रेट द्वीप पर बसे हुए हैं। ऐतिहासिक रूप से इन्हें एबरडीन की लड़ाई, जो वर्ष 1859 में ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध करने के लिए जाना जाता है। ओंगे जनजाति दूसरी प्रमुख है। तो ओंगे जनजाति यह भारत की सबसे आदिम शिकारी संग्राहक जनजातियों में से एक है। लिटिल अंडमान में मुख्य रूप से डुगोंग क्रीक और साउथ बे में निवास करती है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ओंगेस एक अर्ध खानाबदोश जनजाति है जिसकी जनसंख्या 96 है। जारवा जनजाति ये मध्य और दक्षिणी अंडमान के पश्चिमी तट पर रहने वाली खानाबदोश शिकार संग्रहकर्ता जनजाति है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या 380 है। सेंटिनली जनजाति, तो यह एक शिकार और संग्रह करने वाली जनजाति है जो उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर निवास करती है और बाहरी लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण रहती है। हालांकि वर्ष 1991 में इनके बीच कुछ समय के लिए मैत्रीपूर्ण संपर्क हुआ था, लेकिन ये लोग ज़्यादातर बातचीत से बचते हैं। शोम्पेन जनजाति में मंगोलाइड विशेषताएं पाई जाती है जो ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटिनली जैसी निग्रोइड जनजातियों से इन्हें अलग बनाती है। शोम्पेन लोग ग्रेट निकोबार में निवास करते हैं। निकोबार जनजाति यह निकोबार द्वीप समूह के 19 द्वीपों में निवास करती है और इनकी जनसंख्या 27,000 से अधिक है। ग्रेट निकोबार आइसलैंड के बारे में बात करें तो यह निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है और लगभग 910 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाला विरल आबादी क्षेत्र है। इस द्वीप पर इंदिरा पॉइंट अवस्थित है और आप सबको पता होगा कि 2004 का जब सुनामी आया था तो ये इंदिरा पॉइंट डूब गया है। ठीक है, तो इसी द्वीप पर इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशियाई द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप सुमात्रा के उत्तरी सिरे पर शबांग से 90 समुद्री मील यानी 170 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कुल 836 द्वीप हैं। तो कितने द्वीप हैं? 836 द्वीप हैं। स्टेटमेंट में ये भी आ सकता है, जिन्हें उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार के रूप में
दो समूहों में विभाजित किया गया है। बता दें कि ये दोनों समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किए गए हैं, जिनकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। अब मैप पर अवस्थिति देख लीजिए, तो ये नारकोंडम आइसलैंड है और ये अंडमान है, ठीक है, और ये निकोबार है। बीच में अवस्थित है ये 10 डिग्री चैनल, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी लिटिल अंडमान से कार निकोबार आइसलैंड की दूरी 150 किलोमीटर है, ठीक है। और इन द्वीपों का जो है आप जो है क्रोनोलॉजी देख लीजिएगा, जैसे नारकोंडम आइसलैंड, नॉर्थ अंडमान, ठीक, माया बंदर, ठीक, पहलगांव और बैरन आइसलैंड, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, रिचेस आर्चीपेलागो, हैवलॉक आइसलैंड, हर्बेटन, पोर्ट ब्लेयर, एबरडीन, दक्कन पासेज, ठीक है, नुगे, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ककाना, कैमोर्टा आइसलैंड, ठीक है, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, और यहाँ पर अवस्थित है इंदिरा पॉइंट। तो हो सकता है क्रोनोलॉजी भी पूछ दे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। सिएरा लियोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह पश्चिम अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है। इसकी राजधानी फ्री टाउन विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है। अभी हाल ही में गोला रेन फॉरेस्ट नेशनल पार्क और तिवाई द्वीप वन्यजीव अभयारण्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में मान्यता मिली है। बताना क्या है, उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताते चलें कि सिएरा लियोन के संदर्भ में ये तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। और अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की बैठक हुई और उसमें भारत के जो शिवाजी के किले थे, ठीक है, 12 किले, उन्हें जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो वहीं सिएरा लियोन के ये गोला रेन फॉरेस्ट नेशनल पार्क और तिवाई द्वीप समूह वन्यजीव अभयारण्य को भी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में मान्यता मिली है और इसीलिए चर्चा में है। तो ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो चर्चा का कारण क्या है? तो हालिया खबरों के अनुसार सिएरा लियोन के गोला तिवाई कॉम्प्लेक्स यानी तिवाई कॉम्प्लेक्स, जिसमें गोला रेन फॉरेस्ट नेशनल पार्क और तिवाई द्वीप वन्यजीव अभयारण्य शामिल है, को यूनेस्को की पहली विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली है। यह मान्यता एनवायरमेंट फाउंडेशन फॉर अफ्रीका सहित स्थानीय समुदायों और संरक्षण कार्यकर्ताओं के दशकों के प्रयासों का परिणाम है। यह स्थल जैव विविधता, संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण और समुदाय आधारित संरक्षण मॉडल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है। सिएरा लियोन के बारे में बात करें तो यह पश्चिम अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है। इसकी सीमा गिनी उत्तर और उत्तर पूर्व में लगती है, लाइबेरिया दक्षिण पूर्व में लगती है, अटलांटिक महासागर दक्षिण पश्चिम से लगती है। तो इसकी सीमा आप याद रखिएगा। इसमें बनाना और टर्टल द्वीप समूह शामिल हैं जो पर्यटन और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। इसकी राजधानी फ्री टाउन विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है। इसका इतिहास की बात करें तो 1787 में इंग्लैंड से आए पूर्व गुलाम लोगों द्वारा उपनिवेशित किया गया था। इसके बाद 1792 में नोवा स्कोटिया और वर्ष 1800 में जमैका से आए लोग यहाँ निवास करने लगे। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट बिंदुमानी यानी लोमा मनसा भी जिसे हम लोग कहते हैं वो है, ठीक है। प्रमुख नदियों की बात करें तो रोकल, ताइया, मोआ और सेवा है। अवस्थिति देखिए तो ये रहा सिएरा लियोन, ठीक, और इसकी कैपिटल ये है फ्री टाउन। और इसकी सीमा किससे किससे लगती है हमने बता ही दिया, अटलांटिक ओशन से सीमा लगती है। चलिए यूनेस्को के बारे में बात करें तो यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक
वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका शॉर्ट फॉर्म है यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह यानी UNSDG का भी सदस्य है, जो सतत विकास लक्ष्यों SDG को पूरा करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और संगठनों का एक गठबंधन है। इसके मुख्यालय की बात करें तो पेरिस में है। ठीक है, पेरिस कहाँ पर? फ्रांस में। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग शामिल हैं? तो माफ कीजिएगा, पहला है थर्मल पावर प्लांट, दूसरा आयरन और स्टील, तीसरा पेट्रोकेमिकल, चौथा टेक्सटाइल। तो दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, 3 और 4, इन तीनों को शामिल किया गया है। इसके साथ अन्य को भी शामिल किया गया है, अभी हम लोग देखते हैं, जिसमें सीमेंट भी है। ठीक है, टेक्सटाइल भी है। चलिए हम लोग देखें व्याख्या को। तो हाल ही में भारत ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को लेकर के ठोस कदम उठाया है। जलवायु प्रतिबद्धता जैसे नेट जीरो 2070 तक और 2030 तक SDG की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कटौती के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह योजना काफ़ी अहम मानी जा रही है। इस योजना की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि यह पहली बार है जब भारत ने अनिवार्य कार्बन ट्रेडिंग फ्रेमवर्क अपनाया है। इसमें केवल कुछ ही उद्योगों को शामिल किया गया है, जिससे इनकी एम्बिशन पर सवाल उठ रहे हैं। यूरोपीय यूनियन जैसे देशों ने CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लागू किया है, जो 2026 से लागू हो जाएगा। अभी 2-4 दिन पहले हमने इसकी चर्चा की थी करंट अफेयर में ही, जो भारत जैसे देशों के निर्यात पर असर डाल सकता है यदि हमारे जलवायु प्रयास कमज़ोर दिखे तो। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के बारे में बात करें तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना एक बाजार आधारित तंत्र है। इसमें अत्यधिक उत्सर्जक उद्योग को उत्सर्जन तीव्रता के टारगेट दिए जाते हैं। अगर कोई उद्योग अपने निर्धारित टारगेट से कम कार्बन उत्सर्जन करती है तो उसे कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलता है, जिसे वो दूसरी कंपनियों को बेच सकती है जो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रही है। तो ये मुख्य थीम है क्या? ठीक है, तो भारत में अभी किन उद्योगों को शामिल किया गया है इसके तहत, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के तहत? तो 8 प्रमुख उद्योग हैं। कौन कौन से हैं? एल्युमिनियम है, सीमेंट है, पेट्रोलियम रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल है, पल्प एवं पेपर उद्योग है, आयरन और स्टील है, क्लोर अलक्की उद्योग है और टेक्सटाइल है। इन उद्योगों को 2023-24 से लेकर 2025-26 तक के लिए उत्सर्जन तीव्रता के विशिष्ट लक्ष्य दिए गए हैं। तो कब से कब तक के लिए है? 2023-24 से लेकर के 2025-26 तक, और इसकी लास्ट सीमा चल रही है, इसलिए चर्चा में है। संचालन कौन कर रहा है इसका? तो भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति समग्र दिशा देती है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया देखरेख करता है, जिसमें सभी क्रेडिट दर्ज होते हैं। योजना को लेकर के कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे लक्ष्य काफ़ी कम रखे गए हैं। ऊर्जा क्षेत्र के लिए अनुमानित उत्सर्जन तीव्रता गिरावट लगभग 3.44% प्रतिवर्ष है, जबकि निर्माण के लिए लगभग 2.53 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। लेकिन CCTS का औसत लक्ष्य 1.68 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। इससे यह संकेत मिलता है कि यह योजना ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है। सिर्फ कुछ ही क्षेत्र शामिल है, जैसे ट्रांसपोर्ट, MSME, कृषि, आवास और वाणिज्य क्षेत्र को योजना में शामिल नहीं किया गया है, जबकि ये सारे क्षेत्र भी उत्सर्जन में बड़ा योगदान देते हैं। कई स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ना कि आर्थिक स्तर। लक्ष्य व्यक्तिगत उद्योग या औद्योगिक स्तर के लिए तय किए गए हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन की लड़ाई आर्थिक स्तर का प्रयास मांगती है। अगर सभी
क्षेत्रक को शामिल नहीं किया गया तो भारत की कार्बन उत्सर्जन तीव्रता उतनी तेजी से नहीं घटेगी और हमारे निर्यात पर बाधा डालेगी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखें। तो हाल ही में एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो अभी असम में किया गया है एक्वाटेक पार्क। एक्वा क्या है? मछली पालने की जगह। टेक मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी। ठीक है, पार्क मतलब उद्यान, समझ ही रहे होंगे। तो एक्वाटेक पार्क से जुड़ी प्रमुख जानकारियों की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भारत का पहला वाटर टेक्नोलॉजी हब एक्वाटेक पार्क 12 जुलाई 2025 को बागीबाड़ी सोनापुर में उद्घाटित किया। यह पार्क असम में अपनी तरह का पहला है। इसमें एक्वापोनिक्स क्या होता है? जैसे नीचे हम मछली पाल रहे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए जल स्रोत है, यहाँ पर हम लोग मछली पाल रहे हैं। सही से नहीं बना। ये मान लीजिए हम लोग मछली पाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मछली हो गई और यहाँ पर हम पौधे लगा दिए, ऐसे पौधे जो जल स्रोतों पर टिके हों, ठीक है। जल स्रोतों, इन्हें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या होगा कि ये जो अवशिष्ट उत्पादन करेंगी मछलियाँ, इन पौधों के पोषण में सहायक होगी और ये पौधे इन पानी का उपयोग करके पानी को शुद्ध करेंगे और अपनी वृद्धि करेंगे। तो इसी को बोलते हैं एक्वापोनिक्स, ठीक है। इसमें एक्वापोनिक्स बायोप्लास्टिक सिस्टम, आभूषण मछली पालन यानी ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडिंग, यानी जो मछलियाँ रंग बिरंगी होती हैं वो, आधुनिक मछली उत्पादन तकनीक जैसी नवाचार तकनीकों को दर्शाया गया है। यह पार्क मछली पालकों को उन्नत तकनीक की जानकारी देने और उनकी आय बढ़ाने के लिए बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या है? पहला स्टेटमेंट, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। किसी राज्य के दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होगा, दूसरा यहाँ से मान लीजिए, ठीक है, दूसरा यहाँ से। तो किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियाँ और भत्ते यानी वेतन और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो इस संदर्भ में ये दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि जब वो पद पर आसीन होते हैं तो उनके दौरान किसी भी न्यायालय में दंडात्मक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती। और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जब किसी राज्यपाल की, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, उनकी वेतन और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं, किए जाएंगे, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर सी हो। और अभी ये क्यों चर्चा में है? तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कुछ राज्यों में वहाँ के राज्यपाल को नियुक्त किया है, इसीलिए चर्चा में है। तो राज्यपाल एवं उपराज्यपाल की नई नियुक्तियाँ हुई है। कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने बी.डी. मिश्रा का स्थान लिया है, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। बी.डी. मिश्रा को 12 फरवरी 2023 को नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो कविंदर गुप्ता कहाँ के बने हैं? लद्दाख के। अशोक गजपति राजू, ये दूसरी नियुक्ति हुई है राज्यपाल के रूप में, और ये कहाँ के बने हैं? गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यह पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने पीएस श्रीधरन पिल्ले का स्थान लिया है, जो 15 जुलाई 2021 से पदभार पर आसीन थे। आशीष कुमार घोष, इन्हें हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पश्चिम बंगाल से हैं।
उन्होंने बंगारू दत्तात्रेय का स्थान लिया है, जो 15 जुलाई 2021 को हरियाणा के राज्यपाल बने थे। तो 3 हो गए। ठीक है, चलिए राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, इस अनुच्छेद की कोई भी बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से नहीं रोकेगी। 7वां संविधान संशोधन आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो उसके तहत 2 राज्यों का भी राज्यपाल या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल एक ही व्यक्ति को बनाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो 155 का प्रयोग करते हुए ही अभी जो है हरियाणा, गोवा और लद्दाख में राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपनी पद त्याग कर सकेगा। अनुच्छेद वही 157 कहता है कि 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, राज्यपाल पद के लिए शर्तें कुछ दी गई हैं अनुच्छेद 158 के तहत। तो राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, यानी विधानमंडल या संसद में, राज्यसभा या लोकसभा में किसी भी पद पर आसीन नहीं होगा, वहाँ के सदस्य नहीं होंगे। यदि संसद के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। मान लीजिए कोई सदस्य है जो राज्यसभा का मेंबर है या लोकसभा का मेंबर है या विधानमंडल का है। ठीक है, किसी में से किसी का भी एक सदस्य है, जब उसे राज्यपाल बना दिया गया तो ऐसा मान लिया जाता है कि इसने यहाँ की सदस्यता छोड़ दी है और राज्यपाल का पद धारण कर लिया है, यही स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण तारीख से रिक्त कर दिया है। राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों को जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे प्राप्त करेगा। यदि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में दिए जाएंगे जो राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा निर्धारित करते हैं, यानी राष्ट्रपति तय करेंगे कितना % एक राज्य देगा, कितना % दूसरा राज्य देगा। ठीक है, राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो ये कुछ प्रावधान देख लिया हम लोगों ने। अब चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय थीम क्या था? तो अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 नई दिल्ली में आयोजित हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न राज्यों को पुरस्कृत भी किया। तो उसकी थीम पूछ रहा है 24-25 की। तो ऑप्शन ए स्वच्छ भारत, ऑप्शन बी जल संरक्षण, ऑप्शन सी पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण, ऑप्शन डी कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें, जिससे स्वच्छ भारत बनाया जा सके। तो स्वच्छ सर्वे 2024-25 का पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2024-25 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान कर चुकी हैं। यह कार्यक्रम विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित होगा। एक्चुअली ये करेंगी क्यों है, ये कल ही आना था सेशन लेकिन हो नहीं पाया था, तो इसीलिए उसी में हमने ऐड कर दिया है करेंगी और किनको किनको दिया गया है। ठीक है, यह कार्यक्रम विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित होगा। आयोजन का नेतृत्व आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया।
तो कौन नेतृत्व किया? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। इस वर्ष कुल 78 पुरस्कारों का वितरण किया गया। तो कुल कितने पुरस्कार दिए गए? 78 पुरस्कार दिए गए। यह स्वच्छ सर्वेक्षण का 9वां संस्करण है। तो 9वां संस्करण है, 78 पुरस्कार दिए गए। इसका नेतृत्व आवास और शहरी कार्य मंत्रालय कर रहा है। कहाँ किया गया? विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया। किसने प्रदान किया? तो राष्ट्रपति जी ने प्रदान किया। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा शहरी सर्वेक्षण बन चुका है यह। इस बार एक नई श्रेणी सुपर स्वच्छ लीग शुरुआत की गई। अब ये नई श्रेणी पूछी जा सकती है, सुपर स्वच्छ लीग इस बार शुरू की गई है 2024-25 में। इसमें लगातार उच्च रैंकिंग वाले शहरों को शामिल किया गया है। सर्वेक्षण में 4500 से अधिक शहरी निकायों का मूल्यांकन किया गया है। ठीक है। तो 4500 से अधिक शहर जो है इसमें शामिल किए गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में बात करें तो 3000 से अधिक आकलनकर्ताओं ने 45 दिनों तक प्रत्येक वार्ड में जाकर निरीक्षण किया। थीम रहा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, 3R। ठीक है। नागरिक भागीदारी की बात करें तो 14 करोड़ से अधिक लोगों ने सीधा संवाद किया डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से। पहली बार शहरों को 5 जनसंख्या आधारित श्रेणियों में बांटा गया ताकि निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सके। छोटे कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक यह मूल्यांकन किया गया। 10 मूल्यांकन मापदंड और 54 सूचकांकों के तहत यह सर्वेक्षण किया गया। यह पहल समावेशी शहरी विकास को प्रोत्साहन देना है। अब ये समावेशी शहरी विकास किस SDG से जुड़ता है? आप लोग बताइएगा, SDG 10 है या SDG 11 है? ठीक है। तो SDG 11 आप लोग याद रखिएगा। चलिए, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 की अन्य जानकारी की बात करें तो भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित विज्ञान भवन नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स राज्य मंत्री तोखन साहू की उपस्थिति में 23 सुपर स्वच्छ लीग शहरों को सम्मानित किया गया। भारत के स्वच्छ शहरों की नई पीढ़ी का आगमन हो चुका है। अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ शीर्ष स्वच्छ शहर के रूप में उभरे हैं। महाकुंभ को विशेष मान्यता देते हुए 43 राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई है। अब ये देख लीजिए लिस्ट है। अब इस लिस्ट से आप लोग अपना डेटा तैयार कीजिएगा। तो ये जनसंख्या आधारित श्रेणीवार है पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो जिन शहरों की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है उसमें सबसे पहले इंदौर है, फिर सूरत है, फिर नवी मुंबई है और विजयवाड़ा है। 3 लाख से 10 लाख के बीच में जो शहर हैं उनमें कौन कौन से शहरों को दिया गया है ये पुरस्कार? तो नोएडा है, चंडीगढ़ है, मैसूरू है, उज्जैन है, गांधीनगर है, गुंटूर है। 50,000 से 3 लाख के बीच में नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, तिरुपति, अंबिकापुर और लोनावाला। 20,000 से 50,000 के बीच में वीता है, संसवाद है, देवलाई है और गुनगारपुर है। 20,000 से कम शहरों की सूची में पंचगनी है, पाटन है, पन्हाला है, विश्रामपुर है और बुडनी है। तो ये कुछ कैटेगरी है। तो आप जो है 1-1, 2-2, 3-3 जो है याद रखिएगा। ठीक है। स्वच्छ शहर की बात करें तो 5 पॉपुलेशन कैटेगरी बनाई गई थी। 10 लाख से ऊपर के लिए सबसे पहला रैंक जो है अहमदाबाद को दिया गया है, फिर भोपाल को, फिर लखनऊ को। ठीक। उसके बाद 3 से 10 लाख के लिए मीरा भायंडर और बिलासपुर, जमशेदपुर। 50,000 से 3 लाख के लिए देवास, कारहड़ और करनाल। 20,000 से 50 के लिए पणजी, अस्का और कुम्हारी। 20,000 से कम के लिए बिल्हा, चिकीटी और शाहगंज।
प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार समारोह में केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रयागराज को सर्वेक्षण सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार दिया। तो सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर को पुरस्कार किसने दिया? मनोहर लाल जी ने दिया। किस शहर को? प्रयागराज को। ठीक है। जबकि सिकंदराबाद छावनी को उसके अनुकरणीय स्वच्छता प्रयासों के लिए सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड के रूप में सम्मानित किया गया। जीवीएमसी विशाखापत्तनम, जबलपुर और गोरखपुर को सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सम्मान के प्रति उनकी उत्कृष्ट प्रतिबद्धता के लिए सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया। तो कौन कौन से शहर हैं सफाई मित्र में? तो जीवीएमसी विशाखापत्तनम, जबलपुर, गोरखपुर। ठीक है, यहाँ के लोगों को। दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ, जिसमें अनुमानित 66 करोड़ लोगों ने भाग लिया था, के दौरान असाधारण शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, प्रयागराज मेला अधिकारी और प्रयागराज नगर निगम को विशेष सम्मान दिया गया है। संक्षेप में बात करें तो राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किया। इंदौर, सूरत, नवी मुंबई प्रीमियर सुपर स्वच्छ लीग में शामिल हुए। अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ भारत के नए स्वच्छ शहर बने। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 34 शहरों को स्वच्छ शहर पुरस्कार दिया गया। सरकार ने स्वच्छ शहर साझेदारी शुरू की। शीर्ष शहर जो है खराब प्रदर्शन करने वाले शहरों को सलाह देंगे कि किस तरीके से आप अपने यहाँ अपशिष्ट प्रबंधन करें और स्वच्छता कार्यक्रम चलाएं। वहीं शहरी अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए डंप साइड उपचार कार्यक्रम में तेजी लाया जाएगा। तो ये मुख्य कुछ प्रावधान थे। ठीक है, नए प्रावधान किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो सिंगदूर ब्रिज किस नदी के बैक वाटर पर बनाया गया है? तो सिंगदूर ब्रिज है और बैक वाटर क्या होता है? जैसे ये कोई डैम है, ठीक है, यहाँ पर डैम बना दिया आप लोगों ने, यहाँ पर पूरा जल भरा हुआ है, ये जल भरा हुआ है, इसके नीचे जब ये जल गिरता है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बैक वाटर। तो किस पर बनाया गया है? शरावती नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, गोदावरी नदी। तो यह जो है शरावती नदी पर बनाया गया है, इसीलिए चर्चा में है। चलिए, तो सिंगदूर ब्रिज का उद्घाटन किया गया है और इसके महत्व की बात करें, उद्घाटन तिथि कब थी? तो 14 जुलाई 2025 थी। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी थे। और स्थान कहाँ पर उन्होंने उद्घाटन किया? तो होलेबा बिलू सागर तालुका, शिवमोगा जिला, कर्नाटक में। तो सिंगदूर ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कर्नाटक में। कौन सी नदी है? शरावती नदी। तो इससे देखिए 3 स्टेटमेंट तैयार हो रहे हैं। एक तो शरावती नदी के बारे में पता चल रहा है जो कि कर्नाटक में से होकर के बहती है। दूसरा, सिंगदूर ब्रिज कर्नाटक में बना, उसका उद्घाटन किया गया। किसने किया? तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने किया। किसने? नितिन गडकरी जी ने। ब्रिज का प्रकार क्या है? तो केबल स्टे ब्रिज है, यानी ब्रिज को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। ये रोड है, मान लीजिए ब्रिज है, और इसको केबल से स्टे किया जाता है। ठीक है, तो ये केबल स्टे ब्रिज है। कौन से नदी पर बना है? तो शरावती नदी के बैक वाटर यानी बांध के पीछे का जल क्षेत्र पर निर्मित किया गया है। लागत क्या आई है? तो 473 करोड़ से अधिक लागत आई है। निर्माण एजेंसी कौन रहा है? तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय रही है। कनेक्टेड गांव कौन से होंगे इस ब्रिज के बनने से? तो काला सबल्ली और अंबर गोडलू गांवों को जोड़ता है। पूर्व की समस्या क्या थी? तो लिंगम मक्की बांध, जो 1960 के दशक में ये बांध के कारण जो है संपर्क मार्ग टूट गया था और उसी से जो है यह समस्या उत्पन्न हुई थी कि लोग जो है घूम करके जाते थे, फेरी लगाते थे। तो सिंगदूर ब्रिज के महत्व की बात करें तो भविष्य में लाभ क्या होगा? तो तीर्थ यात्रियों विशेषकर सिंगदूर के चौदेश्वरी मंदिर के भक्तों के लिए यात्रा समय कम होगी। स्थानीय लोगों को बैक वाटर पार करने के लिए अब फेरी या नाव पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, पुल ब्रिज से ही जा सकते हैं।
चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है, प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला, जो उनकी सुलह और समानता के प्रयासों के लिए किया गया था। तो ये नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के थे, और इन्होंने रंगभेद के खिलाफ जो है एक मुहिम चलाई, और ख़ास तौर से यह गांधी जी के विचारों से प्रेरित थे, अहिंसा को मानने वाले थे, और अहिंसा के दम पर ही वहाँ पर नस्ल भेद को मिटाया था। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे दक्षिणतम देश है, और यहाँ पर ब्रिटिश शासन हुआ करता था, और ब्रिटिश शासन से 1961 में इन्हें आज़ादी मिली थी दक्षिण अफ्रीका को। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो 18 जुलाई को ही मनाया जाता है क्योंकि 18 जुलाई को ही नेल्सन मंडेला जी का जन्म हुआ था, और 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, जो उनकी सुलह और समानता के प्रयासों के लिए दिया गया था। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना ही 1 और ना ही 2। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है, यानी आज ही जो है यह दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और शांति व न्याय के वैश्विक प्रतीक को सम्मानित करता है। वर्ष 1999 से लोग 67 मिनट की सेवा में भाग लेते हैं, ताकि वे नेल्सन मंडेला द्वारा जन सेवा और मानवाधिकारों के लिए समर्पित 67 वर्षों को याद कर सकें। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2009 में इस दिन की स्थापना की थी। किस दिन की? अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस की। कब की थी? 2009 में, ताकि रंग भेद के खिलाफ मंडेला के आजीवन संघर्ष और मानवाधिकारों को समावेशी लोकतांत्रिक समाज में बदलने के उनके प्रयासों को सम्मानित किया जा सके। तो आप लोगों को पता होगा कि जब गांधी जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से पहले दक्षिण अफ्रीका ही गए थे एक भारतीय के मुकदमा के संबंध में, और वो ट्रेन से जब यात्रा कर रहे थे तो उन्हें वहाँ स्टेशन पर यह कहते हुए उतार दिया गया कि आप जो है ब्लैक हो। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से रंगभेद की नीति वहाँ पर थी, और नेल्सन मंडेला जी जो है उसी रंगभेद को मिटाना चाहते थे। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट का दूरी कम करना चाहते थे। तो नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 की थीम की बात करें तो गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है। तो इस वर्ष की थीम है गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है। नेल्सन मंडेला फाउंडेशन द्वारा घोषित और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिध्वनित यह विषय दुनिया भर के व्यक्तियों और समुदायों से सेवा, वकालत और एकजुटता के माध्यम से प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का आह्वान करता है, ताकि न्याय और मानवीय गरिमा के प्रति मंडेला की प्रतिबद्धता की भावना में निरंतर गरीबी और प्रणालीगत असमानता को दूर किया जा सके। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा के बारे में बात करें तो इनका आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम था। ठीक है, उनकी प्रारंभिक जीवन गाथा और जेल में बिताए गए वर्षों का वर्णन करती है। लगभग 27 साल इन्होंने जेल में बिताए थे, और यह पुस्तक जो है 1994 में प्रकाशित हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध रंगभेद विरोधी एपार्थाइड क्रांतिकारी और राजनेता थे। रंगभेद व्यवस्था के खिलाफ सक्रियता के कारण उन्होंने 27 साल जेल में बिताए थे। 1990 में जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने रंगभेद समाप्ति के लिए महत्वपूर्ण वार्ताओं और समझौतों में भूमिका निभाई थी। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने में प्रमुख योगदान दिया था। 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला, जो उनकी सुलह और समानता के प्रयासों के लिए था। मंडेला विश्व भर में शांति, न्याय और मानव अधिकारों के प्रतीक के रूप में पहचाने जाते हैं।
चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 1916। तो इसकी स्थापना जो है 1916 में की गई थी। सॉरी माफ़ कीजिएगा, स्थापना जो है 1916 में की गई थी और इसकी स्थापना के लगभग 110 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और अभी यह क्यों चर्चा में है? तो 683 प्राणी प्रजातियों की खोज की गई है जो अब एकल वर्ष में सबसे अधिक है इसी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसीलिए चर्चा में है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नई खोज और उपलब्धियों की बात करें तो जो 2024 में 683 प्राणी प्रजातियाँ स्पेसीज और सब स्पेसीज खोजी गई हैं जो अब तक का एकल वर्ष में सबसे अधिक है। 2008 से दस्तावेजीकरण शुरू होने के बाद जो है अब देखा गया है कि 2024 में 683 प्राणी प्रजातियां खोजी गई। इनमें से 459 प्रजातियां पूरी तरह से नई थीं, जबकि 224 प्रजातियां भारत में पहली बार दर्ज की गई। यह आंकड़ा 2022 यानी 662 प्रजातियां और 2023 641 प्रजातियों के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है। तो 2023 में 641 थी। यह रिपोर्ट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की गई है और इसका शीर्षक है, क्या शीर्षक है? पशु खोजे नई प्रजातियां और नए रिकॉर्ड 2024। तो स्टेटमेंट में ये बन जाए कि 2024 के जूलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उसकी जो शीर्षक था वो क्या था? तो पशु खोजे नई प्रजातियां और नए रिकॉर्ड 2024। यह रिपोर्ट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 110वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा कोलकाता में जारी की गई। जेडएसआई यानी जूलॉजिकल सर्वे की स्थापना 1916 में हुई थी और तब से अब तक कुल 1,05,244 प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं। प्रमुख खोज और स्थल की बात करें तो केरल 2024 में सबसे अधिक प्रजातियों की खोज वाला राज्य रहा है। कुल 101 प्रजातियां यानी 80 नई और 21 नई प्रविष्टियां शामिल हुई हैं। उसके बाद अन्य राज्य क्रमशः इस प्रकार रहे हैं। तो सबसे पहले तो केरल रहा है,